एशियन न्यूज के इस खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक अनंत। ऊर्जा नगरी कोरबा में कुछ ऐसे जाने पहचाने नाम हैं जिन्हें लोगों ने फर्श से अर्श तक पहुंचते देखा है। ऐसे ही लोगों में शुमार है दीपक कुलकर्णी का नाम, जिन्होंने सेल्समैन के तौर पर जिंदगी का सफर शुरू किया और अपनी काबिलियत के बल पर आज वे एक स्थापित उद्यमी हैं और सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। पेश है प्रेरणा कार्यक्रम में दीपक कुलकर्णी के जीवन से जुड़े प्रेरणादायी अंश। जिद करो और दुनिया बदलो, ये स्लोगन आपने भी कई बार दीवारों पर लिखा हुआ या किसी से सुना होगा। हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस स्लोगन को सच करके दिखाया है। कोरबा के उद्योगपति और समाज सेवी दीपक कुलकर्णी उन्हीं में से एक हैं, जिनमें काम के प्रति ईमानदारी और समाज को कुछ देने का जुनून है। दीपक से दीपक कुलकर्णी बनने का इनका सफर इतना संघर्षपूर्ण रहा कि जो लोग सुनते हैं वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बीएससी की पढ़ाई के दौरान वे घर घर जाकर घरेलू सामान बेचा करते थे और प्रति प्रोडक्ट उन्हें ₹1 कमीशन मिलता था। संघर्षों के साए में रहकर जिंदगी बिताने वाले दीपक कुलकर्णी का जन्म पुणे में 23 दिसंबर 1950 में हुआ था। दीपक के पिता चिंतामण कुलकर्णी मिलिट्री में थे। फौज में होने के कारण उनका हमेशा कई जगह स्थानांतरण होता था, इसलिए उनकी मां लीला ताई ने पुणे में स्थायी निवास बनाकर दीपक और उनकी दोनों बहनों की परवरिश की। दीपक कुलकर्णी की प्रारंभिक शिक्षा पुणे के भावे स्कूल में हुई और पुणे के ही एमएस कॉलेज से उन्होंने बीएससी की पढ़ाई पूरी की। 1965 से 1969 तक कॉलेज की पढ़ाई के दौरान भी कुलकर्णी ने लगभग 20,000 लोगों के घर जाकर घरेलू प्रोडक्ट बेचे और उसके कमीशन से अपना और अपने परिवार को चलाया। आइए तस्वीरों के माध्यम से उनके यादगार पलों का नजारा आपको भी दिखाते हैं। प्रारंभिक संघर्षों की दास्तान सुनाते हुए दीपक बताते हैं कि उनका जन्म 23 दिसंबर 1950 में पूना में हुआ था और भावे स्कूल में पढ़ाई के बाद एमएस कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की। जन्म तो मेरा पूना में हुआ है एक्चुअली 1950 में 23 दिसंबर 1950 में, और शिक्षा भी पूना में ही हुई। इनफैक्ट मेरा स्कूल एजुकेशन भावे स्कूल बोलते पूना में स्कूल है, और कॉलेज एजुकेशन भी मैंने बीएससी किया है, वो भी पूना में ही किया था। दीपक कुलकर्णी बताते हैं कि पिता फौज में थे और अक्सर बाहर रहा करते थे। घर खर्च के लिए पिता चिंतामण ₹150 हर महीने भेजा करते थे। पैसा नहीं था, लेकिन किसी तरह पढ़ाई चलती रही और कॉलेज में गर्मी की छुट्टियों में घर घर जाकर घरेलू सामान बेचने के दौरान जो अनुभव प्राप्त हुआ वो अब भी काम आ रहा है। पेरेंट्स तो मिलिट्री में थे एंड पिताजी हमेशा उनका पोस्टिंग बाहर रहता था, पूना से बाहर ही रहते थे। मुझे याद है कि वो करीबन ₹150 भेजते थे उस समय। आई एम टॉकिंग अबाउट 1950 ऑनवर्ड्स। और उस समय पूरा घर हमारा एजुकेशन और सब खर्चे सब मदर देख लेती थी। तो वहाँ से शुरुआत हुई बीएससी तक। पैसे की वैसे शॉर्ट भी नहीं रहे, लेकिन भरपूर पैसा भी नहीं था, एजुकेशन होते गया। लेकिन अगर आप पूछेंगे ज़िंदगी का सीखना, तो सीख कहाँ शुरू हुई, तो हो सकता है कि कॉलेज में हम लोग के यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हम लोग समर हॉल वेकेशंस में वी यूज्ड टू गो हाउस टू हाउस। घर घर में जाके हम लोग एक मैक्लिन टूथपेस्ट, टूथब्रश, इनो फूड सॉल्ट ये बेचते थे। पैकेज रहता था, बट उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया था ताकि आप अपना खुद का कुछ पॉकेट मनी या खर्चा उठा सके। तो करीबन ₹4.5 का वो पैकेट उस समय आता था, हम लोग को ₹1.25 उसमें मिलता था। और मुझे याद है पूरे इसमें करीबन 20,000 हाउस होल्ड्स में विजिट किया हूँ, और सभी टाइप के हाउस होल्ड्स, लोअर मिडिल, हायर मिडिल। इसमें उस समय तो एहसास नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला जो बाद में लाइफ में शायद कई काम आया। पारिवारिक पृष्ठभूमि फौजियों की होने की वजह से दीपक फौज में शामिल होने का सपना देखा करते थे। इस दौरान वे एनडीए में शामिल होने गए तो शारीरिक मापदंड में कमी होने के कारण वे प्रवेश पाने में असफल रहे। फिर उन्होंने मार्केटिंग की दुनिया में कदम रखा और एक फार्मेसी कंपनी में एमआर यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करने लगे। इसी दौर में उनकी मुलाकात बड़े व्यापारियों से हुई और कंपनी ने उनका ट्रांसफर जबलपुर कर दिया। जबलपुर और कटनी में जीवन का जो अनुभव मिला वे उसे कभी भूल नहीं सकते। मेरा तो पहला सपना था कि मैं मिलिट्री में जाऊं, बिकॉज पिताजी मिलिट्री में थे
अंकल मिलिट्री में थे और मुझे मिलिट्री में ही जाना था, लेकिन पहले ही इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। एनडीए के लिए हमने ट्राई किया और उसके मतलब मिलिट्री जाने के लिए, लेकिन वो मैं हूँ निक नीडेड, दोनों घुटने जो टच करते हैं, तो उस चक्कर में मेरा चांस वहीं का वहीं ख़त्म हो गया। फिर दूसरा, उस समय हमारे यहाँ जो हमारे ग्रेजुएट हो रहे थे सब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स लाइन, मार्केटिंग लाइन में जाने की इच्छा थी। हो सकता है मेरे किस्मत में वही लिखा था, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की लाइन में चला गया फिर इनिशियली। तो मैं जैसे पहला मैंने बोला कि वो मार्केटिंग में कुछ जाने अनजाने में, हंसी मजाक में हम लोग सेल्समैन का काम किया। फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब बना तो मुझे पहला पोस्टिंग मिला, मैं सारा भाई केमिकल्स में मेरे को अपॉइंटमेंट मिली। तो पहला पोस्टिंग प्रिंसेस स्ट्रीट बॉम्बे था। वो 3-4 महीने में मैंने बाप रे धाकड़ बिजनेसमैन, थर्रो बिजनेसमैन, उनको देखा। धीरे धीरे जाने अनजाने में बहुत कुछ इम्पैक्ट होते गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट पोस्टिंग मेरे को एमपी का मिला। तो आई वॉज इन जबलपुर फॉर 1.5 ईयर। फिर वहाँ से मेरे को कटनी मिला, बिकॉज कटनी में कुछ यूपी एंड एमपी बॉर्डर के इसमें कुछ स्मगलिंग होता था इसका दवाई का, उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं टू बी फ्रैंक, जबलपुर कटनी का अनुभव तो मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। उद्योगपति दीपक कुलकर्णी ने बताया कि 1990 में उन्होंने स्टीफन कावे की एक किताब पढ़ी। उसके बाद से उनके जीवन में परिवर्तन आया। श्री कुलकर्णी ने इस पुस्तक के कुछ अंश का जिक्र भी किया। और अच्छा, वो करीबन वो आगे चल के अराउंड 90s में जो मैंने कहा, हम लोग को जैसे मैं कमिस ज्वाइन किया था बाद में, तो कमिस में एक ट्रेनिंग हुआ था स्टीफन कावे, इनका 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये किताब, उसका 7 दिन का ट्रेनिंग, और वो किताब मैंने कई बार पढ़ी। और बस उसी से आप समझिए कि इन्फ्लुएंस मिल गया। शॉर्ट में बता दो क्यों उसमें इन्फ्लुएंस होंगे। उसमें एक चैप्टर है कि भाई आपकी डेथ हो चुकी है, आपके डेथ में आपके सब बाल बच्चे, पेरेंट्स और रिलीजन के लोग, समाज के लोग, ये सब आए हुए हैं, और वो आपके बारे में आप क्या सुनना चाहते हैं उनके मुंह से अपने बारे में। तो पेरेंट बच्चों से जो भी होगा, वाइफ से जो होगा, कल्चर के, रिलीजन के लोग, इनसे सबसे क्या क्या आप सुनना चाहोगे, ये उस किताब का है। तो मैंने अपना सॉर्ट ऑफ प्लान ज़िंदगी में धीरे धीरे उस तरफ मेरी दिशा जाने लगी, एंड इस किताब ने मेरे ऊपर बहुत इम्प्रेशन डाला। इसी हिसाब से मैं जी रहा हूँ। 1977 में दीपक कुलकर्णी का विवाह अरुंधति से हुआ और उनके जीवन में पहली पुत्री अर्चिता और फिर पुत्र अभ्युदय आए, जिसके बाद पारिवारिक दायित्व भी बढ़ गया। शादी हुई 1977 में, पहली बच्ची हुई अर्चिता 1979 एंड 1981 में अभ्युदय लड़का हुआ। हर आदमी के जीवन में किसी न किसी की सीख मिलती है, बशर्ते वो उसे किस रूप में लेता है। दीपक कुलकर्णी वो लम्हा कभी नहीं भूलते हैं जब एक पार्टी में एक शख्स की मौत हो गई। तब पुलिस उन्हें अक्सर थाने बुलाया करती थी। इसी दौरान थानेदार जीएस बिसेन ने उन्हें जो सीख दी उसे आप भी सुनिए। मेरे को फिर लगता है कि भगवान कुछ आपसे करवाता है। तो हुआ यूँ था कि जब हम बिजनेस में आए तो एक पार्टी थी, इस पार्टी में किसी ऑडिटर की ड्रिंक्स के बाद में कुछ डेथ हो गई थी। तो जो भी है उनका दे हैड सम प्रॉब्लम्स, एंड उस समय कुछ आरोप लगना शुरू हुआ था। और जस्ट मैं बिजनेस चालू किया था कि 40-50 लोग हमारे साथ काम कर रहे थे। तो जब मुझे पुलिस थाने से बुलाया गया, मिस्टर बिसेन थे, उनका नाम भी मुझे याद है, और उनका एडवाइस भी। तो उन्होंने पहला सवाल पूछा भी आप सर्विस करते हो, आपके पास 40 लोग काम करें, आप हमसे क्यों नहीं मिले अभी तक। तो मैंने कोई इनोसेंटली पूछा कि पता नहीं मतलब किस लिए मिलना चाहिए आपको। तो उन्होंने समझाया कि भाई आपके यहाँ इतने लोग काम कर रहे हैं, किस टाइप के लोग हैं, यू शुड बी इन टच विथ पीपल। और बोले आप किसी सोशल इसमें भी, उन्होंने उस समय एडवाइस दिया था यू मस्ट बी एसोसिएटेड विथ सोशल क्लब्स और सोशल थिंग्स इफ यू आर इन बिजनेस। तो उस पीरियड में मैंने जो रोटी रन कर दी और उसकी पूरी डायरेक्शन ही बदल गई। नहीं तो पहले काम, घर काम, कस्टमर विजिट्स, इसी में हमारा टाइम निकल जाता था। फिर यहाँ से मैं सोशल वर्क में जुड़ गया। इस घटना के बाद बिजनेसमैन दीपक कुलकर्णी ने समाज सेवा का कार्य प्रारंभ किया और सर्वप्रथम वे गजानंद साईं मंदिर बनाने के लिए लोगों के बीच में आए और फिर धीरे धीरे मंदिर ने महाराष्ट्र मंडल समिति के माध्यम से आकार लेना शुरू किया। अच्छी, अब मैं फिर वो रिपीट करूंगा, लेकिन ये मुझे लगता है भगवान ही करवाता रहता है। मंदिर एक छोटी सी
सोच से शुरुआत हुआ। कई लोग महाराष्ट्र मंडल के हम लोग कई बार चर्चा करते थे, बात करते थे, मिलते रहते थे और एक विचार था कि अपने पास ज़मीन है, अब एक मंदिर हमको बनाना चाहिए। तो हमारे गजानन महाराज जी हमारे शेगांव के जो है उनके हम लोग भक्त हैं, तो उनके भजन कीर्तन हमारे चलते थे ITI चौक के मंदिर में। तो ये डिसाइड हुआ कि उनका एक मंदिर हम लोग छोटा सा मंदिर बनाते हैं। वो मंदिर में फिर कई लोग आए, कई जुड़े, कई निकल गए, लेकिन देखते ही देखते एक मंदिर इतना बड़ा मंदिर हो गया कि आज काफ़ी भक्त लोग आते रहते हैं। तो वो भी अब ये मैं कहूँगा कि किसी एक का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एज महाराष्ट्रियंस हम लोग बहुत सर्विस कम्युनिटी है, तो बहुत पैसा तो रहता नहीं, लेकिन आता गया, लोग जुड़ते गए और कारोबार बढ़ता गया। आज सभी समाज के लोग इस मंदिर में आते हैं और सभी हर स्टेट के संतों का वहाँ हम लोगों ने उन पर थोड़ा सा जीवनी भी लिखी हुई है, फोटोज भी है। और अग्रसेन हो, इवन कृष्ण है, सब गासीदास जी, अपने सीख गोविंद सिंह जी, सब था उसमें। व्यापार में सफलता या यूं कहें ऊंचाइयां छूने के बाद श्री कुलकर्णी समाज सेवा की ओर पूरी तरह मुड़ चुके थे। इसी बीच उन्होंने अंकुर स्पेशल स्कूल की स्थापना की। श्री कुलकर्णी बताते हैं कि मंदबुद्धि बच्चों के परिजनों की पहली बैठक होटल शालीन में रखी गई और एक निजी मकान में मंदबुद्धि के बच्चों का स्कूल प्रारंभ किया गया। अंकुर भी वही ऐसे ही हम लोग रोटरी क्लब में जब हम लोग प्रेसिडेंट बने था, उस समय हम लोग 2-3 दिन का कैंप करते थे। तो वो उसमें क्या उसमें मंदबुद्धि छोड़ के अंधों के लिए कुछ हेल्प होती थी, हियरिंग एड्स रहते थे, कैलिपर्स रहते थे। 1-2 दिन ये काम करके हम फोटो वीटो छाप के नाम लेके काम चल जाता था। लेकिन उसी समय ये मंदबुद्धि बच्चों के पेरेंट्स मिलते थे कि हमारे लिए कुछ करना चाहिए। उस समय डॉक्टर सामंत एक आए थे बॉम्बे से, इसमें रोटरी में। उन्होंने सजेस्ट किया कि इन पेरेंट्स के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म रखना चाहिए। तो वो अपना एक हर महीने मिले, अपने विचार शेयर करें और कुछ सोल्यूशन है, कुछ कोई नया सजेशन तो करे। उस लाइन से हमने शुरुआत कर दी। तो वो उस समय जब पेरेंट्स का गेट टुगेदर कराया शालीन होटल में, तो कुछ पेरेंट बोले हमको यहाँ स्कूल चाहिए। तो बिना सोच के हमने अपना एक फ्लैट था वहाँ पर स्कूल चालू करने का पब्लिकेशन दे दिया। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि इसके लिए स्पेशल टीचर्स है। मतलब आपको बिल्कुल पता है कि कई वैसे लोग जुड़ते रहते हैं और काम होता रहता है। तो उसी पीरियड में जैसे पेपर में न्यूज़ पड़ी तो 2 लड़कियां जिन्होंने बैचलर इन मेंटल रिटार्डेशन किया था NIMH से, उन्होंने बोला कि इसके लिए स्पेशल ये चाहिए, उसके लिए स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत है। और इसके लिए इनका IQ टेस्ट होता है, एक फाइल बनती है, देयर आर मेथड्स एंड सिस्टम्स। उन लड़कियों ने हमको 1 साल के लिए हेल्प की, 1 साल के लिए वो यहाँ पर थी। एंड फिर मिसेस कुलकर्णी खुद जाके ट्रेनिंग लेके आगे भोपाल से, फिर अलग अलग जगह से लोग जुड़ते गए और देखते देखते फिर रंगपुर बहुत बड़ी संस्था हो गई है, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड इसको मिल चुके हैं अभी। एंड ये एक सोशल काम चल रहा है। उद्योगपति से समाज सेवक बनने में दीपक की पत्नी अरुंधति कुलकर्णी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दीपक बताते हैं कि वे अक्सर व्यापार के सिलसिले में बाहर रहा करते थे। इस बीच पुणे से उनकी पत्नी ने कंप्यूटर की पढ़ाई की और उनके बिजनेस को संभालने लगी और दूसरी तरफ वे बच्चों की भी देखरेख करती रहीं। वो तो बिजनेस में हर जगह उनका साथ रहा। सबसे पहले कि जब यहाँ पर मैं आया तो आई वॉज ओनली वर्किंग एज ए सर्विस इंजीनियर, तो मेरे को करीबन महीने में 20 दिन बाहर रहता था। उसके बाद में जब बिजनेस में आया तो इनिशियली कुछ भी मालूम नहीं था। शी यूज्ड टू अटेंड टू द ऑफिस। फिर अराउंड 86 हम लोगों ने जब कंप्यूटर लिया तो यहाँ कोई ट्रेन नहीं था। शी वेंट टू पूना, 1-1.5 महीने का अपना कोर्स करके आ गई। उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने वो चालू हुआ। फिर हम लोग रोटरी में ज्वाइन हुआ, श्री नरविल में वो रही। साथ में घर का हर चीज़, हर प्रॉब्लम, छोटे छोटे बीमारियाँ, छोटे छोटे बच्चों को बुखार, सब में उनका हर चीज़ में सहारा रहा। तो सोशल वर्क में दोनों का पहले लाइन चल ही रहा है। दीपक कुलकर्णी बताते हैं कि अथक मेहनत और कुछ करने के जुनून का ही नतीजा है कि आज वे 3 कंपनी के डायरेक्टर हैं और लगभग 500 लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। तो बहुत ही मतलब इसमें बहुत सेटिस्फेक्शन है। हमारी अभी 3 कंपनियां हैं। एक गरुड़ा पावर प्राइवेट लिमिटेड है, दूसरी है MKDL प्राइवेट लिमिटेड एंड तीसरी आरदीप इंटरप्राइज बोल के पार्टनरशिप फॉर्म है।
तो इसमें करीबन अभी तो 500 लोग करीब काम कर रहे हैं एंड वी आर लुकिंग फ्रॉम सिलीगुड़ी टू शेडोल ऑलमोस्ट। लड़का उड़ीसा में देखता है काम, मैं छत्तीसगढ़ में देख रहा हूँ और हमारे बाकी 2 शेयर होल्डर्स आसनसोल और कलकत्ता में देखते हैं। तो इनको 450-500 लोग का ये अंकुर स्कूल में करीबन 20 लोगों का स्टाफ है। हम लोग सब साथ में, हम किसी को ये बिल्कुल नहीं मान रहे कि किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इंक्लूडिंग वी ऑल्सो टेक आवर सेल्फ एज पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ग्रुप ओनली एंड सबका कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें आता है। दीपक कुलकर्णी ने बताया कि उन्हें तब बहुत दुख होता है जब कोई युवा असफल होने पर आत्महत्या कर लेता है। उन्होंने कहा कि मेहनत लगातार करते रहना चाहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलती है। वहीं उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे टीवी और लैपटॉप से बाहर निकलकर अपने परिजनों से किसी भी समस्या पर चर्चा करें तो समस्या का समाधान जरूर निकलता है। पीढ़ी को मैं ये जरूर सजेशन करना चाहूँगा, ये हो सकता है कि आज अपेक्षाएं बहुत बड़ी है, शायद कंपटीशन बड़ी है, लेकिन बच्चे लोग जो मैं देखता हूँ बड़ा दुख होता है कि छोटी छोटी बात से घर छोड़ के भाग जाते हैं, सुसाइड तक सोचते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट होता है, कर रहे हैं। बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने मेहनत चालू रखो, जो जैसी कैपेबिलिटी उतना करते रहो, आपको सक्सेस मिलेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू, ये इसके ऊपर बिल्कुल किसी ने भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए और हमेशा टीवी लैपटॉप छोड़ के अगर अपने लोगों से, पेरेंट्स से अपने प्रॉब्लम्स, पेन्स वो शेयर करेंगे तो उनको रास्ता और मिलता जाएगा और बर्डन कम हो जाएगा। हर कदम पर दीपक से दीपक कुलकर्णी बनने तक के सफर में हमराह रही अरुंधति कुलकर्णी बताती हैं कि समस्याएं तो बहुत सी आई लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कंप्यूटर की पढ़ाई करने के बाद वे MK डीजल कंपनी की डायरेक्टर बनी और बिजनेस को संभाला। एक्चुअली हम लोग आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से। मिस्टर कुलकर्णी तो सर्विस में थे, अचानक हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल गई डीलरशिप की, तो तब यहाँ कंप्यूटर का कुछ प्रचलन नहीं था। तो मैंने वहाँ पुणे में जाके 1 महीने का ट्रेनिंग किया जब यहाँ कंप्यूटर एस्टेब्लिश हुआ, और एज ए डायरेक्टर भी मैं MK डीजल्स में कार्यरत थी। और उनको जो भी हेल्प चाहिए, जिस प्रकार का भी हेल्प चाहिए, वो मैं उनको करती थी, क्योंकि तब हम लोग को बिजनेस का ABCD भी नहीं मालूम था। तो वो स्ट्रगल था कि हम लोग के लिए भी नया एक फील्ड था, तो उनके लिए जो भी ज़रूरत रहती थी वो मैं उसको फुलफिल करने की कोशिश करती थी। परिवार मैं फर्स्ट हाफ मतलब ऑफिस में जाती थी, क्योंकि बच्चे तब स्कूल जाते थे, तो वो टाइम मैं ऑफिस के लिए और इनके लिए स्पेंड करती थी। और बच्चे जब 2-2:30 बजे स्कूल से आते थे तो फिर उसके बाद मैं बच्चों की तरफ ध्यान देती थी। उनकी पढ़ाई है, उनके होमवर्क लेना है सुबह, क्योंकि वो 7-8 बजे निकल जाते थे, तो उस समय तक उनका टिफ़िन वगैरह बना के, खाना वाना बना के मैं ऑफिस चली जाती थी और 2-2:30 बजे आके फिर उसके बाद बच्चों के साथ। तो ऐसे मैंने बैलेंस किया। वो अंडरस्टैंडिंग थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर बिजनेस में आना है, क्योंकि हम लोग सर्विस में थे, तो सर्विस में एक बंधा हुआ टाइम रहता है, तो वो फिक्स रहता है कि 10 से 5 जन जितना भी है फिक्स रहता है। लेकिन बिजनेस में आने के बाद उन्होंने यही कहा था कि मुझे टूरिंग पे जाना है, और टूरिंग का एक उनका सर्विस का पार्ट भी था, तो इसीलिए वो मुझे मैनेज करना शुरू से ही मतलब आदत हो गई थी कि वो नहीं रहेंगे तो बच्चों को भी मैनेज करना है, घर भी मैनेज करना है, तो इतनी परेशानी नहीं हुई। और फिर बिजनेस में आने के बाद उनका समय और उसके लिए टूरिंग है या ऑफिस में काम करना है, तो उसके लिए कभी शिकायत भी नहीं की मैंने, क्योंकि ये मुझे मालूम था कि अगर इस्टेब्लिश करना है बिजनेस तो मुझे भी थोड़ा उनको साथ देना ही पड़ेगा। रायपुर में थे हम लोग, क्योंकि तुरंत शादी के बाद हम लोग रायपुर आए थे, और रायपुर में मेरे ख्याल से त्रिशूल देखी थी हम लोगों ने पक्का याद है मुझे। दीपक कुलकर्णी की बड़ी पुत्री अर्चिता पेशे से लॉयर है। उनकी जिंदगी में पिता की सीख ही है जो आज उनके लिए प्रेरणादायक है। प्रेरणा तो हार्ड वर्क डेफिनेटली, उसके साथ सोशल एक्टिविटीज जो इतने सारे करते हमने देखे बचपन से, वो सब। और एज अ पेरेंट वो जितने स्ट्रिक्ट थे उतने लविंग भी थे, इसलिए वो हम अपने बच्चों के लिए अब ट्राई करते हैं वैसा करने के। तो वैसे मैंने कम डांट खाई है, लेकिन प्यार से वो हमेशा हमारे लिए बहुत गिफ्ट्स लाते थे। हम बाहर रहते थे, बार बार गिफ्ट्स लाते थे और हमेशा प्यार से ही हमसे बिहेव करते थे। वैसे तो हमारे इस मैरिज को 15 साल हुए, और 15 सालों में इनके साथ मैं कम ही रहा हूँ।
वैसे मई महीने की छुट्टियों में हम लोग साल में एक बार आते हैं, उस टाइम ही उनके साथ रहना होता है। और जब भी हम रहते हैं तभी उनका स्ट्रिक्ट है लेकिन बहुत प्यार से पेश आते हैं सबके साथ। इतना मॉरल यानी हार्ड वर्किंग नेचर यानी फाइटिंग स्पिरिट जो बोलते हैं उसे, ये तो होना ही चाहिए सबके अंदर। और उनके पास जो है वही मुझे उनसे ये सीखने को मिला है। दीपक के पुत्र अभ्युदय कुलकर्णी ने अपने पिता को अपना आदर्श मानते हुए बताया कि उनके पिता का व्यापार में या फिर परिवार में जो डिसीजन लेने का तरीका होता है वो प्रेरणादायक है। मैं अपना जो मेरा प्रोफेशनल करियर लाइफ अगर मैंने चालू किया तो एमके डीजल के साथ जुड़ गई, उसको चालू किया तो काफ़ी की चीज़ें उनसे सुनने मिला, देखने मिला और बचपन से जो देखते आ रहे तो दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमको लगती है कि हमने सीखी होगी या उस पर हम लोग काम करना चाहिए हमें। एक तो डिटर्मिनेशन जो इनका है, उस समय में आई मीन जब वो यहाँ पे आए पूना से तो एक कोरबा एक ऐसा नाम था कि उसको मालूम ही नहीं था। हमारे फैमिली में शायद लोग पहचानते भी नहीं होंगे कि छत्तीसगढ़ कहाँ है, मतलब उसमें तो मध्य प्रदेश था। कोरबा जैसा एक छोटा सा जगह, जंगल, पूना में आप सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल था, लाइफ कंफर्टेबल था। वो छोड़ के इधर आके बस के यहाँ पे डिटर्मिनेशन के साथ में पूरा टीम खड़ा करना, उस टीम को ठीक से मैनेज करना और फिर सक्सेसफुल होना, ये एक चीज़ है जो जरूर हमने सीखना चाहिए और हमने अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और सेकंड जो इनका एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इमोशनली प्रैक्टिकल बोलूँगा मैं उसको, कि जहाँ पे इनको डिसीजन लेना रहता है वो सिर्फ प्रैक्टिकल होके नहीं लेंगे या सिर्फ इमोशनल होके नहीं लेंगे, वो दोनों उनका आपको रूप उसमें देखने मिलता है। एक तो इमोशनल भी रहेंगे, प्रैक्टिकल भी रहेंगे। और यही कारण है कि आज अगर आप एमके डीजल में आएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, मतलब इनके साथ रहता है, इनके साथ जो जुड़े थे पहले 30 साल, 25 साल, 40 साल, आज भी वो लोग चाहते हैं कि हम काम करें और आगे बढ़ते रहें इनके साथ में। और वो जो प्यार है वो ऑफ कोर्स ऐसा तो है कि उन्होंने जब कंपनी चलाना है तो उनको कई बार प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ता है, बट उसके साथ में उनका जो इमोशनल नेचर है उस नेचर के चलते ही ये सब पॉसिबल हुआ कि ये सारे लोग टिक पाए और ये सारे लोगों ने इतना अच्छी तरह से काम किया है, कॉन्ट्रीब्यूशन दिया अपनी कंपनी के। जैसे इन्होंने बताया कि पापा रहते कम थे तो मम्मी की डांट तो खानी पड़ती थी, बट जब भी आते थे और कोई गलती की तो जरूर डांटते। दीपक कुलकर्णी की पुत्रवधू का कहना है कि परिवार के सभी लोग व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी सभी लोग एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। मिलनसार है, नेचर बहुत अच्छा है दोनों का, मम्मी पापा की कमी नहीं हुई कभी, हेल्प करते हैं हर चीज में, ये सब। एक कुशल उद्योगपति होने के साथ ही श्री कुलकर्णी संवेदनशील समाज सेवक तो हैं ही, साथ ही वे 1994-95 में अखंड मध्य प्रदेश के बिलासपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और प्रदेश स्तर पर जूनियर और सीनियर प्रतियोगिताएं भी आयोजित करा चुके हैं। इसके साथ ही श्री कुलकर्णी सांस्कृतिक गतिविधियों में भी लगातार सहयोग करते रहते हैं। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देख चुके श्री कुलकर्णी आज सफल उद्योगपति और समाज सेवक हैं। अंकुर स्पेशल स्कूल को आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है, उसके पीछे कुलकर्णी दंपत्ति का विशेष योगदान रहा है। ऐसे में दीपक कुलकर्णी का जीवन उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है जो थोड़े में ही हार कर बैठ जाते हैं। कुलकर्णी दंपत्ति की पहचान कोरबा तक ही सीमित नहीं रही। अंकुर स्पेशल स्कूल के जरिए वे राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। ऊर्जा नगरी कोरबा के युवाओं को निश्चित ही उनकी जीवनी से प्रेरणा मिलेगी, ऐसी उम्मीद एशियन न्यूज परिवार को भी है। इस प्रस्तुति में इतना ही। अगली कड़ी में हम आपको ऐसे ही एक और प्रेरणा स्रोत से रूबरू कराएंगे। तब तक देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।